तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा क्लास ये रेगुलर नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग का सीरीज चल रहा था रेलवे ऑल एग्ज़ाम, चाहे नॉन टेक्निकल हो, एनटीपीसी जो आने वाला, टेक्निकल रेलवे हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो। तो सभी रेलवे में जो भी एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, लेटेस्ट किरण प्रकाशन की ये बुक है, जो कि रेलवे के सभी भी एग्ज़ाम्स में सामान्य जानकारी, जीके और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सारे सॉल्व पेपर का बुक है। ठीक है, जिसमें लगभग आपके 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हैं, जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए 1996 से लेकर अब तक लेटेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके एलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई और भी जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जी साइंस का वेटेज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम लोग का जो 7वां सीरीज है, ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ आप लोग को। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या 40 डे का क्रैश कोर्स, आज ये 7वां दिन है, 40 दिन में ख़त्म कर देना है। तो 6 दिन हो चुका, तो आज ये 7वां सीरीज आप लोग का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो ख़त्म हम लोगों ने इसमें क्या क्या, इससे पहले जो नए हैं उनके लिए भी बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है चैप्टर वाइज में। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैप्टर वाइज में हम लोगों ने क्या क्या भारत के इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये खत्म हो चुका है। विश्व का इतिहास जो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, कला एवं संस्कृति भी खत्म। तो बहुत बड़ी बात है ये, हम लोगों ने यहाँ तक 3 तक पूरा ख़त्म कर लिया। अब हम लोग का जो चलने वाला ये आज टॉपिक नंबर 4 है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, पॉलिटी चलेगा। फिर उसके बाद 5, 6, 7 चलते चलते लगभग 40 दिनों का क्रैश कोर्स में ये आपका टोटल ख़त्म हो जाएगा, 22 टोटल विविध तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो भारतीय संविधान का आज ये लगभग, भारतीय संविधान में अगर देखा जाए इसमें टोटल 400 क्वेश्चन है, तो 4 दिन लगभग ये चलेगा। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा भारतीय संविधान। फिर अगला टॉपिक आएगा भूगोल आएगा, फिर अगला इस तरह आता है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब खत्म 40 दिन के अंदर। ठीक है, 40 दिन में 4000 क्वेश्चन आपका, डेली 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आप लोग भी अपना आंसर देना और देखना आपके कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका कितना सही हुआ है। चलिए, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी कोलकाता गुड्स कार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है आपका। देखिए, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेशों में होने वाले सामानों की सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देने की शक्तियाँ, एक भी सुनवाई के बिना मामले पर निर्णय लेने की शक्तियाँ। तो इसमें न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से मतलब है, क्या मतलब है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो ये पहली बार, मतलब जब सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यही है, पहली बार। मतलब न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। और ये संविधान के अनुच्छेद कितना, 131 में प्रारंभिक अधिकारिकता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर नागरिक को उपचार प्रारंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत ही किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहली बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का बात करते हैं। देखिए, क्या निर्णायक मत है? निर्णायक मत, ये क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निर्णायक मत क्या है? तो जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत, मतलब निर्णायक मत उसको बोलते हैं जब दोनों में वोटिंग बराबर और दोनों टाइड हो तो उसको क्या बोलते हैं? निर्णायक मत। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्ष के मत बराबर रहने पर दिया जाता है। और निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष, जब दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले का वोट टाई हो जाए तो इसको बोलते हैं निर्णायक मत, और लोकसभा के अध्यक्ष ये देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। कौन? विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध, कि सेकंड राजनेता व नौकरशाहों के बीच का संबंध, कि तीसरा नंबर क्या होगा इसका? आप लोग जल्दी से आंसर बनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 5। कौन आएगा? 5, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। सबसे बड़ी संख्या कौन भेजता है?
तो आपको बताना है। तो ये हो गया महाराष्ट्र सबसे बड़ी संख्या भेजता है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में दूसरे स्थान पर, और सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य कौन भेजता है? यूपी पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट यही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। वह निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है आपको बताना। लोकसभा और राज्यसभा, कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, अब इसका राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग की जा सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकती है, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकती है। इसका क्या होगा? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, याद रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठता प्रदान किया? तो नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठता प्रदान की किस संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मूलभूत अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वरीयता प्रदान की है, ठीक है। इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया था? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वहाँ के राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 9 का 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद? तो समानता का अधिकार नौकरी में, तो ये 16। नियोजन में समानता, कोई भी नियोजन में सभी को समानता का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किए हैं आर्टिकल 16 हमको ये राइट देता है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 17 है अस्पृश्यता का अधिकार, और 15 है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है राष्ट्रपति पद का? तो इसका लोकसभा का। तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो भारतीय संविधान के, तो राष्ट्रपति पद का योग्यता भारतीय संविधान के आर्टिकल 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात, जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो। तो याद रखना, लोकसभा का सदस्य के लिए अहित हो, 35 साल और भारत का नागरिक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? किस विवाद या न्याय निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का? तो किस पर? भारत सरकार तथा एक या एक अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, है ना, निर्णय दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है। सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन? कलकत्ता है। कौन सा है? कलकत्ता ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, याद रखना है। तो कलकत्ता का स्थापना कब हुआ? 1862 ईस्वी में हुआ था सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय, और इसकी स्थापना हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत 1 जुलाई 1862 में, कौन सा एक्ट? 1861 एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत और 1862 में स्थापना हुई, ठीक है। कब? फोर्ट विलियम में न्याय व्यवस्था के उच्च न्यायालय के रूप में की थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी है ना। एम फातिमा बीबी कब थी उच्चतम न्यायालय के? 1989 में। कब थी? 1989 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसमें बताना, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता कौन है? जो भारत के न्यायाधीश और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता के नाम बताइए, कौन है इसमें? तो आपको बताना है इसमें क्या होगा? न्यायमूर्ति भगवती, जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त कर चुके न्यायमूर्ति भगवती, ठीक है, न्यायमूर्ति
भगवती याद रखना है आपको। मोहम्मद हिदायुल्लाह भारत के, मोहम्मद न्यायमूर्ति भगवती नगर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। वो 25 फरवरी 1968 से लेकर 70 तक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, कार्यवाहक। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम गैप कितना हो सकता है, अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये अधिकतम 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना है 2 सत्रों के बीच का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और किसमें 6 महीना? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। चलिए अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई है ना। पुनर्गठन SRC इसको बोलते हैं। ठीक है, पुनर्गठन की अनुशंसा 1953 में की। इस आयोग में सदस्यों में फैजल अली थे, फैजल अली याद रखना है आपको। ठीक है, शामिल थे। अगला क्वेश्चन, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया? चिरंजीवी के द्वारा। तो कौन सा है आपका? प्रजा राजम्य पार्टी। कौन है? प्रजा राजम्य पार्टी, याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल? तो आपातकाल भाग 18 में है। ठीक है, और आपातकाल कहाँ से? जर्मनी में मिलेगा। आपातकाल 3 तरह का, 352, 356, 360 का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो याद रखना, ये कनाडा से लिया गया। कहाँ लिया गया? अवधारणा कनाडा से लिया गया, कनाडा के संविधान से उधार लिया गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलाया जाता है? आपको सर्वोच्च न्यायालय किसे शपथ दिलाता है? आपको इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? सामाजिक आर्थिक और राजनीति, तो ये आपका लिया गया है किससे? बताना है आपका 4 रूसी क्रांति से। तो भारतीय में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विस्तार 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या किसे माना जाता है? अंतिम व्याख्या किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन आपके, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अभी पढ़े थे मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक कौन थे? जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में वर्ष से कम उम्र के बच्चों, कितना? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ना, हाँ 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप रोजगार पे नहीं रख सकते, और ये अनुच्छेद 24 के आर्टिकल के अंतर्गत आपको बताता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चितकालीन के लिए लंबित रखा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या कहता है? तो पॉकेट वीटो एक विधायी पैंतरेबाज है। ठीक है, पैंतरेबाज जो वीटो पावर वाले एक अध्यक्ष या अन्य अधिकार को बिना किसी कार्रवाई के, है ना, एक बिल पर उसे शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति एक वित्तीय या संवैधानिक संशोधन बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या बोला जाए तो कुल संख्या कितना? 250 है।
है ना। तो राज्यसभा में संविधान, अच्छा राज्यसभा संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। हालांकि वर्तमान में अभी कितना है? 245, जिसमें 233 पे चुनाव होते हैं और 12 निर्वाचित चुन के आते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखिए, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग जो होता है ना, तो भारत का नियंत्रक और महालेख जिसे कैग बोलते हैं, तो ये आपका केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का क्या करता है? लेखा जोखा लेता है। ठीक है, कैग का रिपोर्ट आता है। ठीक है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारी और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना। एक नया भाग जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, है ना, जिसका शीर्षक पंचायत है। ठीक है, और इसमें 243 क से 243 9 तक प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के संबंधों का निर्धारण के लिए बने एक दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र एवं राज्य के बीच, है ना। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर होगा M पुंजी। भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2007 को न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंजी की अध्यक्षता में केंद्र एवं राज्यों पर एक आयोग का गठन किया था, M पुंजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का अब क्या है, इसको पढ़ते हैं, आप लोग इसको आंसर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया? जो DCSP है, तो किसके आधार पर किया जाता है आपका? तो राज्य की समिति के साथ संसद के विशेष बहुमत, राज्य की समिति एवं संसद की विशेष बहुमत के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका? राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किसके पास होता है? आपका राज्यपाल के पास होता है कानून बनाने का, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो संसद में संयुक्त बैठक, अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुआ, एक दहेज के ऊपर हुआ है, ठीक है, और एक बैंकिंग के ऊपर हुआ और एक पोटा के ऊपर, तो 3 बार हुआ है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? और संविधान में जो संसद में जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और प्रावधान ये लिया कहाँ गया से गया? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि 11 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे रसिया से जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय न्याय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो किस प्रकार के? एकाकृत, एकाधिकार, किस प्रकार की आपको करती? एकाकृत, है ना, एकीकृत प्रणाली का पालन करते। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली एक पिरामिड रूप में आयोजित की गई, जो न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद विभिन्न उच्च तत्व। ठीक है, तो ये एकाकृत प्रणाली को पालन करती है भारतीय न्याय प्रणाली। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है किसके रूप में? राज्यों का संघ में। तो भारत का राज्यों का संघ, और ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, भाग 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति एक सदस्य है, उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? तो ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, वो राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है,
याद रखना। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के रूप में, मृत्यु जब हो तो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? गुलजारीलाल नंदा ने किया। किसने किया? गुलजारीलाल नंदा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1937 वर्ष में की गई। कब? 1937 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, अभी बताए थे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। और आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, विशेष चर्चा पर जब होता है। ठीक है, जैसे दहेज के ऊपर। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। किसके द्वारा किया जाता है आपका? यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। निचला सदन को क्या कहते हैं हम लोग? राज्यसभा कहते हैं। निचला सदन लोकसभा कहलाता है ना। ये आपका निचला सदन क्या कहलाता है? उच्च सदन राज्यसभा, निचला लोकसभा कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व, राज्य के विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चुनाव आयुक्त है। राज्य चुनाव आयुक्त का होता है। किसको होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त का होता है ना। भारत के चुनाव आयोग 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और राज्य का चुनाव भी केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्षता कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता, 13वें भी 14वें भी 15वें चल रहा है। तो 13वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर विजय एल केलकर के द्वारा है। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जब 1951-52 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किसकी सीटों की संख्या? विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़ा कौन? उत्तर प्रदेश। यहाँ लोकसभा की सीट ज़्यादा है, राज्यसभा का सब सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 56 के तहत भारत के संविधान के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राष्ट्रपति इसको डायरेक्ट शासन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, याद रखना 30। वर्तमान के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, याद रखना। किस कैबिनेट मिशन के तहत? 1946 कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 26 नवंबर को, देखो हमारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को अपनाया गया। ठीक है, और लागू 26 जनवरी 1950 को, मतलब क्रियान्वित हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन है? तो नया निर्मित राज्य कौन है? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को, सबसे नया है। ठीक है, याद रखना आपको, 29वां राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो चुन के आते हैं, है ना, तो ये आपका 3 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? भारतीय सदन के दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको अभी बताए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से किसका कम नहीं होना चाहिए, तो ये लोकसभा का है ना, याद रखना 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में 51A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस राज्यसभा में जो होगा, कहाँ से लिया गया आपका, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको बताना। ये आपका दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य चुने जाएंगे वो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और राज्यसभा में निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष रखा गया है, तो ये आपका किस वर्ष 1969 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है, तो किसके आंसर, फजल अली आयोग के अनुसार। कब, 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, इसके आधार पर, भाषाई आधार पर। ठीक है, अलग राज्य की मांग बढ़ गई थी। समान कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए तो किस न्यायालय के पास होती है, उच्च न्यायालय के पास होती है। किसके पास, उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने अगला क्वेश्चन 64 नंबर। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया, तो किस शब्द का, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002। मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया घटा के, तो ये आपको बताना है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष में पहले वोट डालते थे, जो घटा करके 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को, है ना, तो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 30(1) के तहत, है ना, अल्पसंख्यक अपना शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है। भारतीय संविधान की नई विशेषता इनमें से कौन है, आपको ये बताना है। तो कौन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भारतीय संविधान की क्या है, नवीन विशेषता है। ठीक है, कौन सा विशेषता है आपका, नया विशेषता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संसदीय बैठक का पहला काल, जो संसदीय बैठक का जो पहला काल होता है उसे क्या कहते हैं, तो संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। लोकसभा के सत्र के पहले घंटे का होता है। ठीक है, तो उसमें उन सवालों के लिए सही होता है जिन्हें संसद सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठाते हैं। ठीक, और संबंधित मंत्री प्रश्न के आधार पर संसद को मौखिक या लिखित रूप से जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, 69, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के साथ है, तो ये जीवन का अधिकार क्या, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में संसद के संपादन कार्य का उल्लेख है किसके लिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कामकाजी भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य बनता है ना, आपका मौलिक कर्तव्य। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में ए में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के वर्ग, कौन से आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, और ये
6 से 14 वर्ष के बच्चों। और ये RTI 4 अगस्त 2009 को लागू भारत की संसद का एक अधिनियम भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को, सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1911 को बनाया गया था, 11 दिसंबर को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको 1950 में अपनाया गया, ठीक है, मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, मतलब राज्य के द्वारा क्या क्या पालन किए जाने वाले सिद्धांत। DCSP भाग 4 में आता है, ठीक है। 36 से 51 किसके अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय भारत के 226 और 32 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको ये भी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतांत्रिक स्थापित करना है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतांत्रिक स्थापित करना है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक लोकतांत्रिक। कैसा? राजनीतिक लोकतांत्रिक स्थापित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र में विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितने रुपये है? तो मिलने वाली राशि आपका कितना है? 5 करोड़ है। कितने ही है? 5 करोड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई थी? 2014 के अनुसार तो तेलंगाना अब सभी नवीनतम राज्य है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो राज्य के नीति निदेशक राज्य के लक्ष्य का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नियंत्रक और महालेख परीक्षक को जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना। पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। और 61वां के द्वारा क्या हुआ था? अब वोट देने का अधिकार जो आपका 21 से घटाया गया, 61 में वोट देने का अधिकार को घटा दिया गया, 18 किया गया, और 69 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में अपनाया गया। तो ये भी ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। इसका फिर हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो आप लोग देखो कितना आपका आंसर सही हुआ, जल्दी कमेंट में बॉक्स में बताना कि आप कितना क्वेश्चन इसमें करेक्ट कर पाए, ठीक है। और ये था पैटर्न, आप लोग देखो इसी पैटर्न पे आप लोग भी पॉलिटी को पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।